हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसका हम यूनिट सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और यूनिट सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है कि इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग ऑफ ESL। देखिए ESL का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इम्प्लीकेशन देखेंगे, इम्प्लीकेशन से देखेंगे कि टीचिंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस है। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के रिलेटेड के लेकर, वो है हमारा है रोल ऑफ इंग्लिश इन अ प्रेजेंट टाइम इंडिया। ठीक है, जो कि इस समय जो वर्तमान भारत में वर्तमान समय में इंग्लिश का क्या रोल है भारत में इस समय, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारा पहला टॉपिक ये है कि क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस और ये है निगेटिव इम्प्लीकेशंस। इसको हम अच्छे तरीके से अनसिस्टमेटिक वे समझेंगे। देखिए पहला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड बेटर टीचिंग एड्स। निहितार्थ किसी भी चीज़ का होता है इम्प्लीकेशंस, मीन्स होता है कि कैसे उसको सिस्टमेटिक वे से चलाया जाए। इंग्लिश हमारे लिए, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और मोस्ट ऑफ जगहों पे थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको लेकर छोटे बच्चे जो लर्नर होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए भी ये नई भाषा है, नए लैंग्वेज है, तो उनको सिखाने के लिए ऐसा सिखाया जाए, नेचुरल वे में सिखाया जाए। मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे कैसे उसको क्या करना है, मतलब क्या बेस बनाकर उसको तैयार किया गया था। लिंग्विस्टिक वे था, साइकोलॉजिकल वे था, पेडागोजिकल वे था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जस्ट मेरा प्रीवियस वीडियो था, इसी बेस्ड है। देखिए पहला जो हमारा क्या है कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस दिया है प्रोवाइड बेटर टीचिंग एड। प्रोवाइड बेटर टीचिंग एड का मतलब ये है कि आपको बच्चे को एक नेचुरल वे में पढ़ाना है, एक अच्छे ऐसे सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना है कि वो इसको बर्डन की तरह न ले, इंग्लिश को बर्डन की तरह न ले, वो अपने मदर टंग नेटिव जो लैंग्वेज है उसी की तरह इंग्लिश को भी सीखे। इसके लिए आपको क्या करना है कि उनमें मोटिवेशन जगाइए, इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट जागरूक कराइए। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि प्रोवाइड बेटर टीचिंग एड्स, यानी कि अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स लाइए। कोशिश की ऑडियो वीडियो अगर मिल जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हम सरकारी कॉलेजों में ऑडियो वीडियो क्या अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, तो फिर ऑडियो वीडियो का स्मार्ट बोर्ड की बात ही अलग है। लेकिन कोशिश ये है फिर भी कि प्रोवाइड बेटर टीचिंग एड में आप अच्छे अच्छे चार्ट बना के लाइए, मॉडल बनाइए टीचिंग के लिए। अगर आपको बताना है कोई भी चीज़, होम बनाना है, तो आप चार्ट पर बना कर ला कर दिखा सकते हैं। माउंटेन पढ़ाना है तो मैंने बताया था अच्छे तरीके से कि माउंटेन भी बना के ला सकते हैं। बच्चे देखेंगे भी तो अच्छा इसका माउंटेन होता है। उनके जो परिवेश है, अगल बगल की जो चीज़ें हैं, उनको हिंदी में ना बताकर इंग्लिश, यानी जो एम लैंग्वेज है, जो गोल लैंग्वेज है, उसके बारे में बताइए। तो बस देखेंगे कि अरे ये तो मेरे घर के बगल का है, अच्छा इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो आप ये टीचिंग एड्स के द्वारा आप उनमें अच्छे तरीके से एक इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि वो इंग्लिश को बेटर वे में ले। दूसरा क्या है, ये देखिए प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएट पॉलिसी। ये हमारे गवर्नमेंट के लिए है। क्या ये होगा टीचर के लिए। दूसरा क्या, प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएट पॉलिसी, ये है गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट भी थोड़ा सा योगदान दे, अपना हाथ बढ़ाए कि हाँ कि जो इंग्लिश है ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, मतलब बच्चों के लिए ज़रूरी है, और ये उनके निचले स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल से ही शुरू किया जाए तभी अच्छा हो। बहुत सारे एजुकेनिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंग्लिश में भाषण देते हैं। वो भी जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा बच्चे जो है, आने वाली जो जनरेशन है, वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी अगर थोड़ा सा प्रयास करे, और प्रयास कर भी रही है, देख रहे हैं आप लोग कि जो प्राइमरी है और क्या कि इंग्लिश मीडियम बेस है। आपके अगल बगल देखे होंगे कोई ना कोई प्राइमरी जो स्कूल है वो क्या कि इंग्लिश मीडियम हो चुका है, इंग्लिश में लिखा गया इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुका है। तो वहाँ पर एक अच्छे, ताकि इंग्लिश मीडियम बना दिया गया है कि वहाँ पर अच्छा लैंग्वेज की जो टीचिंग हो वो अच्छे तरीके से हो सके, और बच्चे वो भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जैसे ही यहाँ पर भी शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएट पॉलिसी है।
दूसरा क्या है, अप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो। देखिए ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कोई भी लैंग्वेज कि मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, लेकिन अगर एक लैंग्वेज टीचिंग के लिए मानेंगे तो ये सबसे बढ़िया क्या कि टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी कि टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर अच्छा रहेगा, एक वे में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। यानी 35/1 जो मानक बनाया गया है टीचर और स्टूडेंट रेशियो का, अगर उस पर रहेगा तब जो टीचर रहेगा, आप रहेंगे, आप सभी बच्चों को देख पाएंगे। लेकिन अगर कहीं कहीं देखिए यही है अंतर जो होता है, डिफरेंस होता है, कहीं कहीं एक टीचर पर क्या पता है कि एक ही बच्चा बैठ रहा है, और कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक ही टीचर पढ़ा है, 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। कहीं 50 बच्चे हैं, वहाँ पर 2 टीचर बस अपॉइंट किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन जो मेन बात ये है कि जो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो होता है वो जितना कम रहे उतना ही टीचर के लिए, टीचर नहीं बच्चे के लिए अच्छा होगा, टीचर के लिए भी और भी अच्छा होगा कि हाँ वो बच्चे पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकेगा। ठीक है, तो ये है कि अप्रोप्रिएट टीचर रेशियो रहना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो। तीसरा क्या है, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, ये सिखाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा मदर टंग नहीं है, इसे हमने एक्विजिशन अपने एनवायरनमेंट से नहीं कर सकते। क्योंकि है ऐसा कि इंग्लिश पढ़े क्लास में, बाहर जाते फिर से बोलने लगे हिंदी बोल ना, तो अंदर क्लास के रूम में भी बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाता है, और बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोशिश ये रहेगी कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो छोटे बच्चों के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार चलाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चले। अब बहुत सारे स्कूल स्टेट में चलता भी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती रहती है, वहाँ स्टूडेंट और बच्चे, स्टूडेंट अब जाके सीखते रहते हैं, टीचर भी जाके अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुधारते रहते हैं। आते सब कुछ है, लेकिन बच्चे और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो एक अच्छे वे में हो, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जाना चाहिए। अगला है कि इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। देखिए ये एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे दिमाग में हमेशा घुसा रहता है आपके कि कैसे होगा, हमें बस कैसे अच्छे नंबर अंक लाने हैं, रट के लाने हैं। बहुत सारे लोग देखिए इसमें वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो बहुत कम आ रही है, वीडियो का जो व्यू है बहुत कम आ रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग के लिए ही, जो भी देख रहे हैं 50, 100, 150 जो भी देख रहे हैं उनके लिए ही, क्या कि वो तो कम से कम देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो लाया जा रहा है। लेकिन वही अगर एग्जाम आ जाएगा तो वो लोग कहीं खोजने, वो रट्टू टोटा रट के जाएंगे, लिख देंगे। एक बोल दे रहा हूँ कि एक अक्षर उनको समझ में नहीं आएगा अगर इंग्लिश का पूछ दिया जाए कि आपने 3rd सेमेस्टर में बीएड किया है, क्या पढ़ा है, इंग्लिश पेडागोजी, जबकि ये है पूरा का पूरा है। लेकिन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन बनाई है, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, सिस्टम यही बना हुआ है कि आपको अच्छे अंक लाने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सरकार को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि वो न सिर्फ रिटेन पर ध्यान दे, बल्कि ओरली, यानी कि ओरली भी ओरल एग्ज़ाम लेने की भी कोशिश करें, ओरल एग्जामिनेशन का भी व्यवस्था बनाएं कि हाँ, एक जैसे होता है समेटिव एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, छमाही होता है और सालाना होता है, उसी में एक ओरली एग्ज़ाम हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो कितना बोल लेता है। छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा, किसी भी लेवल का बच्चा हो, 1 से लेकर 8 तक के बीच में, एक ये हो कि 6 महीने 3 महीने पर मैंने जितना पढ़ाया उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में बोल पाओ, यानी ओरली और प्रैक्टिस कर पाए, नहीं कि बस रट कर रह जाए। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है कि ये हमको पॉजिटिव वे में करना है, कि ये हमारे पॉजिटिव थिंग्स हैं जो ESL यानी जो इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, उसको ये बेटर बना सकता है। अगला जो हमारा निगेटिव, इसका निगेटिव पक्ष क्या हो सकता है कि यूज ऑफ मदर टंग। देखिए पहला पॉइंट है इसका यूज ऑफ मदर टंग। यूज ऑफ मदर टंग, देखिए मैं यहाँ पर बता देना आपको पॉइंट, उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें बता देना, फिर आपको अपने दिमाग से अपने भाषा में बताना है, क्योंकि आप बीएड स्तर पर आ चुके हैं, सिर्फ आपको इसके फोल्डिंग चाहिए। देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न आपका बढ़िया है कि जो वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि इसको फोल्डिंग, यानी बस आपको एक सहारा देना चाहिए। ठीक, एम को, यानी जो आपसे थोड़ा ज़्यादा नहीं, आप उनसे जानकार होगे, लेकिन उस विषय विशिष्ट में जो आपसे थोड़ा सा जानकार है वो आपका एक सहारा देगा, तो आप अच्छी चीज़ें पकड़ लेंगे, पूरी चीज़ें पकड़ लेंगे, सिर्फ आपको सहारा देने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं हम लोग सहारा देने के लिए ही हैं, यानी बाकी तो आप लोग समझदार हैं। टॉपिक आपको दिखा दिया जा रहा है, थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, उसके बाद आप अपने कॉन्शियस माइंड से लिख सकते हैं।
पहला हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है यूज ऑफ मदर टंग। देखिए यूज ऑफ मदर टंग का मतलब ये है कि निगेटिव इम्पैक्ट, ऐसे मानिए कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे पड़ सकता है टीचिंग इंग्लिश को लेकर, और ये है निगेटिव इम्पैक्ट यूज ऑफ मदर टंग, यानी कि मदर टंग का अत्यधिक यूज, मैक्सिमम यूज मदर टंग का ही होता है। क्लास इंग्लिश की है, कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको इन्वायरमेंट में, इवन क्लास रूम में भी उसको न तो लैंग्वेज वाली मिल पाता है इन्वायरमेंट, बाहर को तो बातें छोड़िए। तो कोशिश ये रहे, और जो दूसरे सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, वो भी उनके मदर टंग चलता रहता है, तो वो मदर टंग का यूज करते ही रहते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उन पर हमेशा जो इंग्लिश है वो बर्डन तरह होता है, यार इंग्लिश कैसे पढ़ें, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या क्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसका निगेटिव है कि कोशिश करें कि कम से कम मदर टंग का यूज करने की, कैसे करें इवन छोटे बच्चों के लिए कि क्योंकि छोटे बच्चे, मैंने बताया था कल कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव एज में होते हैं, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बहुत ही अच्छा एज में होता है। तो उस समय अगर उनको बढ़िया इन्वायरमेंट दिया जाए, अब बढ़िया से उनको सिस्टमेटिक वे से उनको गाइड किया जाए, तो वो अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अगला है इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है हमारे सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल का मतलब क्या है कि कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कहीं 2 रूम में ही सरकारी स्कूल चल रहा है, 2 टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, वहीं में एक तरफ देखेंगे तो गणित पढ़ाया जा रहा है, एक बगल में विज्ञान पढ़ा रहे हैं टीचर, वहीं में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, जो व्यूअर हैं, वो ज़रूर प्राइमरी स्कूल से भी आए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि जब बच्चे जो होते हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, जब होता है ऐसा कि यहाँ पर 2 को 2 दूनी 4 पढ़ रहा है, तो यहाँ पर अलग लिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टक्कर होती है। तो बच्चे जो होता है, इनका दिमाग इधर रहता है, इनका दिमाग उधर रहता है। तो इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उनके लैंग्वेज क्लासरूम अच्छे, एक क्योंकि एक तो विदेशी भाषा, बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं, ऊपर से शोर शराबा अच्छी बात नहीं रहती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा मिलना चाहिए। एक निगेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो वो लैंग्वेज पर और बच्चे पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगला है शॉर्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड। देखिए शॉर्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड में यही है कि शॉर्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड में ये है कि मिल नहीं पाता है, जो टीचर हैं उनको ऐसी सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। कोई टीचर होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ बच्चे को पढ़ाएंगे और ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाएँ, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, अपना हाथ मल कर रह जाते हैं कि अरे यार मिल नहीं पाता है। अगर सरकार थोड़ा सा उनको दे दें, कुछ मदद कर दे, लेकिन बीच में कितने लोग हैं खा पी जाते हैं, पैसे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि हाँ एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन चलिए वो बात अलग है। क्या है कि शॉर्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के शॉर्टेज के चलते भी जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश के प्रति ध्यान हट जाता है। अगला है शॉर्टेज ऑफ टाइम। देखिए शॉर्टेज ऑफ टाइम का मतलब ये है कि किसी भी क्लास के लिए 45 मिनट मिलता है, लैंग्वेज क्लास के लिए या फिर अन्य और किसी भी क्लास के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर तुरंत आएगा शुरू कर दिया, तो वो तो वही पुरानी वाली हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो ये ऐसा माना गया कि 45 मिनट में 35 मिनट जो होता है वो मेन इनके लिए होता है। अब 35 में से 6 दिन के लिए होता है, 1 दिन की छुट्टी होता है। कुल मिलाकर शॉर्टेज ऑफ टाइम जरूर होता है। एक आज शुरू किए, पता कि घंटी लग गई तो छुट्टी हो जाएगा, एक लय टूट जाता है, जो लय बनाता है वो टूट जाता है। ज़्यादा लैंग्वेज के लिए ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, ये कहने का मतलब ये है। देखिए ये हमारा इम्प्लीकेशन है, यानी कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो छोटा ही होगा, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। देखिए अब जो हमारा जैसा कि थंबनेल पर लिखा गया है, रोल ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे इंडिया, यानी कि प्रेजेंट डे इंडिया इस वर्तमान समय में इंग्लिश का क्या रोल है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको ये समझ में आसानी पड़े, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है कि द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड। सही बात है कि जो इस समय जो इंग्लिश का जो एक रोल है वो भारत में, इसको आप नकार नहीं सकते हैं।
चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसको नकार नहीं सकते हैं। इंडिया हैज़ बिन मूविंग टुवार्ड्स प्रोग्रेस इन दिस एज ऑफ साइंस। सही बात है, जो इस समय जो साइंस का युग चल रहा है, जो धड़ल्ले से सब लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और भारत भी इसमें अच्छी प्रगति कर प्रोग्रेस कर रहा है। भारत जो साइंस की तरफ जो प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें आप इंग्लिश की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। मैनी ऑफ द बुक्स ऑन हायर स्टडी, ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन आर इधर रिटन इन और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए बहुत सारे बुक्स जो हैं या तो वो इंग्लिश में ही छपते हैं या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी जाती हैं। देखिए अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मेडिसिन में हैं तो है नहीं कि आप कंप्यूटर को संगणक बोलिए, मतलब ऑड लगेगा, कितना ऑड लग रहा है। इंग्लिश में है, उसका जैसा नाम है वैसा है, ठीक है। जितने भी क्वालिटी ऑथेंटिक बुक्स है सारे, सभी के सभी जितने हैं सारे सब इंग्लिश में ही लिखे गए हैं, या तो इधर रिटन इन और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। द साउंड ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्स अ स्टूडेंट इन हिज स्टडी। देखिए जो इंग्लिश का जो ज्ञान है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है उसके शिक्षा में, ठीक है। आप अपने को ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे होंगे तो आपके बिहाफ में अगर आपसे थोड़ा सा कम जो लोग हैं, आप सोचते होंगे कि वो अच्छा इंग्लिश बोलता है या मैं उससे अच्छा इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है। दूसरे को देखेंगे वो अच्छा इंग्लिश बोलेगा तो काश मेरी इंग्लिश भी ऐसा रहती, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता, मैं भी ऐसे ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता जैसे कि वो बोल लेते हैं, ठीक है। मन में एक भावना रहता है, लेकिन नहीं मिला हम लोग को माहौल ऐसा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो आने वाले जनरेशन है उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके अच्छे से पढ़ा दे कि उनको ये ना सोचना पड़े कि काश हमारे टीचर ऐसे होते, तो हमें इंग्लिश के लिए सब मुँह नहीं ताकना पड़ता कि हाँ जाए 30 दिन में इंग्लिश सीखें। होता है ना कोर्स जो चलते रहते हैं, पम्पलेट छपे रहते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को हम इन कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं यहाँ पर बताए गए हैं, इसके द्वारा हम और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। पहला है लिंक लैंग्वेज। देखिए लिंक लैंग्वेज मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये लिंक लैंग्वेज है, यानी कि ये जोड़ता है अलग कल्चर, सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न जो कंट्री है उसको हमारे भारत से, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की भाषा तो है ही, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता है। कहीं भी हैं आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो दो देश अगर बातें कर रहे हो तो इंग्लिश में ही बातें करेंगे, क्योंकि ये ऐसा हो गया है कि अब इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में मान दी गई है, तो सारी चीज़ें उसी में चल रही हैं। क्योंकि अगर कोई अपना एक ग्रुप आ जाएगा कि नहीं हम रसियन में ही बात करेंगे, तो वो कहेगा नहीं हम चाइनीज़ में ही रहेंगे, तब तो हो चुका, वो अपने मुंह बना के बोलते रहेंगे, वो अपना मुंह बना के बोलते रहेंगे, सामने वाला कोई बैठा समझ नहीं पाएगा, ना वो समझ पाएंगे ना वो समझ पाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक। अब इसमें विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो माना ये लिंक लैंग्वेज है। दूसरा देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कैसे होगा? अब इंडिया के बिहेव में देखेंगे कि इंडिया ये भी बहुत बड़ी कंट्री है, एक इसका ये पूरा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला, इतना बड़ा हमारा जो देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप 3-4 किलोमीटर पर चल जाएंगे, क्या पता कि जैसा आप बोलते हैं मतलब बोली एक्सेंट जैसा है, वहाँ जाकर बदल जाएगा। यानी अब मुश्किल से 10-20 किलोमीटर जाने पर वहाँ पर एक्सेंट बदल जाता है। तो सोचिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर सीधे सीधे भाषा बदल जाती है। यानी बहुत सारी भाषाएं, 1600, मुझे तो पता नहीं एक रेट, लेकिन 1600 बोलियाँ बोली जाती हैं, पता नहीं कितने भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब कोई भी है, आप एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, अगर आप गुजरात गए, केरल गए, तमिलनाडु गए घूमने के लिए, तो अब वहाँ का अब ये थोड़ी नहीं जाएंगे कि मुझे जाना है घूमने, तो उससे पहले मैं तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल सीख लूँ, तब वहाँ के जो लोगों से अच्छे से बात करूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हमारा है ना इंग्लिश, उससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई सीखना तो नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम पहले से स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उसके सीखते हुए आ रहे हैं। तो जो हमारा थोड़ा सा ज्ञान है, कुछ किताब, डिक्शनरी, मोबाइल, इसमें तो मोबाइल चल दिया है, उसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर लेंगे। और जो हमारा मज़ा जो किरकिरा भी नहीं होगा, घूमने के लिए जा रहे हैं, और अगर एजुकेशन क्षेत्र में शैक्षिक भ्रमण पर गए हैं तब भी हो सकता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हम कैसे बात करें किसी से। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप देश किसी भी कोने चल जाए,
सिर्फ देश की बातें कर रहा हूँ, विदेश में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही, देश के किसी भी कोने चले जाएंगे अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फ्री, जैसे कि आप अपने राष्ट्र में हैं, अपने राज्य में हैं, वैसे आप वहाँ भी महसूस करेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखिए वही बात हो गई कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अब ये एक व्यापार की भाषा हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ बन चुका है। ये जो भाषा हमारे इंग्लिश है वो इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री की भाषा हो चुकी है। जितने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या फिर कुछ कोई भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस हो चुका है। तो अब सारे जो काम हैं, सभी के सभी काम जो वो इंग्लिश में ही होने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेट होगा तो इंग्लिश में ही होगा। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं 5 कुंटल जो चावल भेज रहा हूँ उसका वो अपना अलग ही मतलब बोलेगा, तो हिंदी में तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये इंग्लिश जो है वो अब इंटरनेशनल ट्रेड की और इंडस्ट्री के भी लैंग्वेज हो चुकी है। ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में यहाँ देखेंगे तो ये हो गया है कि बैंक में, रेलवे में, प्रशासन के क्षेत्र में भी देखेंगे कि अब इंग्लिश का काम हो रहा है, इंग्लिश में ही सारे लिखने हैं। आप ऐसे ही मान लीजिए कि इसकी महत्ता ये जानिए कि आप पेपर देने गए हैं, कोई भी पेपर दे रहे हैं, उसमें लिखा रहता है जो निर्देश, डायरेक्शन लिखा रहता है ना, इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा रहता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में इंग्लिश को ही सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक, अगला है लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वही लाइब्रेरी, मैंने बताया था आपको कि जो कोठारी कमीशन है वो तो जोर देते हुए कह रहा था कि नहीं, जो इंग्लिश के उसको लाइब्रेरी की लैंग्वेज बनाया जाए, यानी कि लाइब्रेरी जो ऑथेंटिक बुक्स है वो आ रही है इंग्लिश में, और जो हायर एजुकेशन है उसको इंग्लिश में ही की जाए। क्योंकि इंग्लिश के देखते हुए कि बच्चे ये ना सोचे कि नहीं हम तो बेस से शुरू कर रहे हैं, हिंदी आ रहे हैं और यहाँ पर हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है। तो कोशिश ये रहे कि जो शुरुआत से ही जो बेस है वो भी इंग्लिश के धीरे धीरे बनता चले, ताकि आगे जाकर उनको कोई परेशानी ना हो। कोठारी कमीशन जो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, वो कहा है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी इंग्लिश की भी बुक्स होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अन्य भाषाओं की या फिर अन्य विषयों की। अगला है हमारा कि लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही है ऊपर जो बताया गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसरो जो है चंद्रयान बना रहा है, मंगलयान बना रहा है, यानी सारी जो चीज़ें हैं उसमें इंग्लिश में ही हो रही है। भले ये काउंटिंग भी 1 2 3 काउंटडाउन जो होता है नीचे से हो रही है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक भी, यानी इवन हर जगह अब इंग्लिश का ये यूज हो रहा है, और भारत जो है इसको नकार भी नहीं सकता। अब भारत धीरे धीरे इसको एब्जॉर्व कर रहा है। भारत की सबसे अच्छी भाषा बात यह है कि ये प्राचीन काल से ही जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए जा रहा है। अंग्रेज चले गए, उनकी जो बुरी चीज़ें थी पहले उसको हटा दिया गया था कि भगा दो जाए, किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का कोई भी चीज़ यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने हमारे इंग्लिश छोड़ के गई, जिससे हम दूसरे देश से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज जो दूसरे देश है हमसे मित्रता व्यवहार कर पा रहे हैं, और कोई मेरा जो पड़ोसी है वो देख रहा है तो वो हमारे बिहाफ में वो बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम एक अच्छे तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, और हमारे जो विचार है उनको पता चल जा रहा है। ठीक, तो ये आज की हमारी क्लास है। अगर इसकी शर्ट लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है, लेकिन जो बताया है आप उसको समझिए। और रोल ऑफ जो इंग्लिश है इन ए प्रेजेंट डे इंडिया में, वो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। आप बना सकते हैं कि आप क्या क्या देख रहे हैं, आप अपने अगल बगल के हिसाब से देख लीजिए, उसको आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये हमारा सेकेंड यूनिट का दूसरा साइड वीडियो होगा। इसके बाद 2 3 वीडियो और है, उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।